मैम आपकी 2 घंटे की क्लास है, ठीक है मैम? हाँ, तो स्टार्ट कर दीजिए मैम। Okay. Yeah, good afternoon, everyone. After the bond valuation, in the last class, we have done the valuation of fixed income securities, where we covered the valuation of bonds and debentures and the valuation of preference shares. These were the fixed income securities where the interest was fixed in the case of preference shares, dividend was paid at a fixed rate. So आपकी जो regular income होनी है वो fixed होती है, maturity period fixed होता है, कितने टाइम के बाद आपके जो है mature होगा, and maturity के टाइम पर जो redemption value that is also fixed. But equity shares are totally different from the fixed income securities. Why? Because dividends are uncertain, plus the redemption values are uncertain. There is no redemption from the point of view of the company. Company उनको redeem नहीं करती. They can be traded in the market, लेकिन जो कंपनी की तरफ से कोई redemption date होती ही नहीं है, वो perpetual होते हैं. So आपकी जो equity analysis है, that is a quite different topic, जो कि आपके bonds और fixed income security से differ करते हैं. Now starting with the equity analysis. Just a second, I'm sharing this slide. Now equity analysis में आपके दो तरीके के मेन अप्रोचेस होते हैं जब हम इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं. फर्स्ट एक्टिव और प्राइमरी अप्रोच. एक्टिव और प्राइमरी अप्रोच में क्या होता है कि आप जो है जो एक देखिए मम्मा की क्लास चल रही है ना, आप थोड़ी देर उधर चले जाओ. ये ले जा, अम्मा के पास ले जाओ. ओके. ओके. फर्स्ट इज योर इक्विटी एक्टिव और प्राइमरी अप्रोच. एक्टिव और प्राइमरी अप्रोच में क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है वो एक्टिवली सिक्योरिटीज को एनालाइज करता है. डिफरेंट टाइप ऑफ जो सिक्योरिटीज अवेलेबल होती है उसमें से अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज को खरीद कर और उसमें इन्वेस्ट करता है ताकि वो मार्केट रिटर्न से ज्यादा रिटर्न अर्न कर सके. लेकिन अगेन इसमें बहुत टाइम और स्किल की रिक्वायरमेंट होती है. सेकेंड अप्रोच है पैसिव अप्रोच और सेकेंडरी अप्रोच, जहां पर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, मार्केट के साथ चलने में खुश है. मतलब जैसे जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स की 30 शेयर्स हैं, वो उन 30 में ही इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें जितना मार्केट का रिटर्न आ रहा है उतना रिटर्न उसे मिल जाए. तो दिस इज कॉल्ड पैसिव और सेकेंडरी अप्रोच. नाउ जब हम इक्विटी को एनालाइज करते हैं, इक्विटी के एनालिसिस के मेनली 3 पार्ट्स आपके बनते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड ईएमएच, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस. मेनली एनालिसिस के दो आपके टेक्निक्स है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल. जो आपका ईएमएच है वो मार्केट एफिशिएंसी का की एक हाइपोथेसिस है. नाउ मूविंग टू द फंडामेंटल. फंडामेंटल एनालिसिस, देखिए जब भी आप एक शेयर में इन्वेस्ट करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस क्या चीज कहता है. फंडामेंटल एनालिसिस नॉर्मली वो ट्राई करता है टू फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, कि जो सिक्योरिटी है उसकी क्या वर्थ है. अब ये जो फेयर वैल्यू है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, ये फेयर वैल्यू डिपेंड करती है उसकी इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी पे. दैट अगेन डिपेंड्स ऑन दी डिविडेंड्स. उसके फ्यूचर में जो डिविडेंड्स आएगा उन डिविडेंड्स की क्या आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू है, और जो साथ में उसकी रिडेम्पशन वैल्यू अगर हो, तो रिडेम्पशन वैल्यू तो खैर यहाँ पे होनी ही है, लेकिन जो बेसिकली इसके लाइफ लॉन्ग जो डिविडेंड्स है, डिविडेंड्स जो मिलेंगे उन डिविडेंड्स की क्या प्रेजेंट वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस. तो व्हाट वी नीड टू चेक फॉर द डिविडेंड्स और द अर्निंग जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म. आपके फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो दो मेन फ्रेमवर्क्स माने जाते हैं वो है बॉटम अप अप्रोच एंड जस्ट
दो आपकी फंडामेंटल एनालिसिस की अप्रोचेस है, एक है आपकी बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि एक नैरो व्यू होता है, नैरो तरीके से इन्वेस्टर जो है वो शुरू होता है। वो कहाँ से स्टार्ट होता है? डायरेक्टली कंपनी पिक करता है, जिस कंपनी में उसको अच्छी लगती है, सुनने में बड़ी अच्छी फैंसी सी कंपनी लग रही है, जहाँ उसका इन्वेस्ट करने का मन है, वो उस कंपनी को देखता है, उसके क्रेडेंशियल्स चेक करने की कोशिश करता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, पहले वो क्या डिविडेंड देती आ रही है, उसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी, उसके प्रोजेक्ट्स क्या है फ्यूचर के। इस तरीके से वो कंपनी को एनालाइज करता है, उसको अगर लगता है तो उसका कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। नेक्स्ट और जो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है वो है टॉप डाउन अप्रोच, जिसको हम EIC फ्रेमवर्क भी कहते हैं। इसको ब्रॉडर क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपनी पर जाने से पहले भी दो फिल्टर से इन्वेस्टर्स जो है पास होते हैं। वो कैसे चलता है EIC फ्रेमवर्क? EIC स्टैंड्स फॉर द इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी। तो आपके EIC फ्रेमवर्क में तीन एनालिसिस होते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस। तो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है? देखिए, इकोनॉमिक एनालिसिस में जो इन्वेस्टर है वो इकोनॉमी का एज अ होल एनालिसिस करता है कि इकोनॉमी किस फेज में चल रही है। क्या इकोनॉमी, जैसे मान लो इकोनॉमी है जो ऑलरेडी रिसेशन के फेज में चल रही है, क्या उधर इन्वेस्ट करना सही है? नो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मतलब बहुत टाइम लग जाएगा आपको रिटर्न जनरेट होने में, कुछ सालों तक तो लॉस हो गया। लेकिन वहीं पर अगर इकोनॉमी फ्लरिशिंग है, बूमिंग है, तो इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर्स रादर देन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। लेकिन वहीं पर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लगिश है तो इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज रादर देन दी इक्विटी शेयर्स। तो EIC फ्रेमवर्क में हम इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ देखते हैं, क्या हमारी इकोनॉमी इस लायक है कि इस टाइम हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर दें या नहीं। ओके, जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए क्या क्या चीजें देखी जाती है? इन ऑर्डर टू एनालाइज द इकोनॉमी, an investor analyzes the GDP rate, the production, per capita income, इकोनॉमी के डेमोग्राफिक्स, उसके अलावा जैसे मॉनेटरी पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, फिस्कल पॉलिसी है, वो सब चीजें जो है इकोनॉमिक एनालिसिस में, इन्फ्लेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, ओके, और बिजनेस साइकिल्स क्या चल रही है, ये सब चीजें चेक किया जाता है हम एक नेशनल इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए। लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इट बिकम्स मैंडेटरी टू एनालाइज द इंटरनेशनल सिनेरियो एज वेल। वाई? जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसकी वजह से ओवरऑल वर्ल्ड की सारी इकोनॉमिक मार्केट्स पे उसका इम्पैक्ट आया। ओके, तो बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन it becomes mandatory to analyze not only the domestic economy but also to analyze the global economy. सेकंड है आपका इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है? अच्छा, अब मान लीजिए इकोनॉमी का एनालिसिस कर लिया, ओके, और इकोनॉमी आती है कि हाँ चलो अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी एंड इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर्स। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब हमें इकोनॉमी में इन्वेस्ट तो करना है, इक्विटी में तो इन्वेस्ट करना है, लेकिन किस इंडस्ट्री में जाए? ठीक है, तो उसके लिए होता है इंडस्ट्री एनालिसिस, जहां पर हम इंडस्ट्री के वेरियस एस्पेक्ट्स को एनालाइज करते हैं। नॉर्मली जैसे अगर जब आप इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दी पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री। कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जो आपको अच्छी लगती है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है, पास्ट में उसकी कैश अर्निंग्स वगैरह क्या रही है। फिर उसके जो प्रोडक्ट्स हैं और जो इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी है उसकी वो किस तरीके के हैं, क्या प्रोडक्ट्स जो है विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में क्या टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट तो नहीं हो जाएगी, या जो प्रोडक्ट्स वो बनाती है क्या वो वैनिश तो नहीं हो जाएंगे। देन रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री के प्रति गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है। जैसे मान लीजिए जितने भी ये कार्बन एमिशन वाली इंडस्ट्रीज है वहां पर गवर्नमेंट की हमेशा कुछ ना कुछ सख्त, या केमिकल इंडस्ट्रीज होती है वहां पे गवर्नमेंट की काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन वहीं पर जैसे अब जो आपके ग्रीन व्हीकल्स को आजकल प्रमोट किया जा रहा है, तो उस इंडस्ट्री की तरफ गवर्नमेंट के जो है एक फेवरेबल जो है एक ओपिनियन रहता है। जैसे कि आज से बहुत साल पहले, अराउंड 20-25 साल पहले जब CNG बसेस आई थी, तो अचानक से पेट्रोल और डीजल वाले बसेस बिल्कुल स्टॉप हो गई थी और एकदम से CNG किट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट किस इंडस्ट्री को फेवर करती है उसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि भाई इंडस्ट्री की तरफ गवर्नमेंट का हमारा क्या नजरिया है। उससे ये पता चलता है कि क्या इस इंडस्ट्री में आगे ग्रोथ के चांसेस हैं भी या नहीं।
देन द रोल ऑफ देन द लेबर कंडीशंस। भाई इंडस्ट्री अगर मान लो बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, जहाँ पे मशीनाइज मैकेनाइज्ड वर्क ज्यादा है, वहां लेबर कंडीशंस का बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन कोई अगर ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बिल्कुल लेबर पे डिपेंड करती है, वहां की लेबर कंडीशंस की, लेबर की क्या डिमांड है, क्या लेबर की सप्लाई है, उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है, उसका भी इफेक्ट मतलब उसका इंडस्ट्री पे पड़ता है। देन कॉम्पिटिटिव कंडीशन इन द मार्केट, कि क्या मतलब उस पर्टिकुलर मार्केट में कोई एंट्री बैरियर है, एग्जिट बैरियर है, तो वहां की कॉम्पिटिटिव कंडीशंस कैसे हैं। देन इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, कि क्या जैसे जो इंडस्ट्री है वो स्टार्टिंग की स्टेज में चल रही है, या वो सेचुरेट हो चुकी है, या इंडस्ट्री में डिक्लाइन आना शुरू हो गया, तो ये एक अलग हमारा नेक्स्ट फैक्टर बन जाता है एनालिसिस का। ओके, सो दीज आर द की फैक्टर्स दैट वी डू इन इंडस्ट्री एनालिसिस। इसके अलावा हमें एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की सेंसिटिविटी भी चेक करनी चाहिए कि कितनी सेंसिटिव है वो। सेंसिटिविटी कैसे चेक करते हैं, एक तो सेल्स की सेंसिटिविटी। अब जैसे कुछ ऐसे नेसेसिटी आइटम्स होते हैं, लाइक फूड्स है, फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, इनमें कुछ भी हो जाए, अब जैसे कोविड भी आया तो मेडिसिन की तो रिक्वायरमेंट कम हुई नहीं बल्कि बढ़ी गई, वो तो एक एक्सेप्शनल केस था। लेकिन फूड की रिक्वायरमेंट, भाई कुछ भी हो जाए फूड तो कोई खाना बंद नहीं करेगा ना, तो फूड की रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहेगी। तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो जिनकी सेल्स सेंसिटिव नहीं होती, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होती है जो कि लग्जरी आइटम्स में डील करती है। लेट्स सपोज आपकी लग्जरी कार्स है, या हाईटेक मोबाइल्स है, गैजेट्स है, वो आपके ऑब्वियसली इकोनॉमिक डाउनटर्न से अफेक्ट होते हैं। Then we have the leverages. We should check for the operating leverage and financial leverage are also operating leverage, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल्स में चेंज होने से अर्निंग्स पर जो चेंज आता है, इम्पैक्ट आता है, दैट इज मेजर्ड बाय द ऑपरेटिंग लेवरेज। एंड सिमिलरली कंपनी के जो फाइनेंशियल चार्जेस है, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस है, उनका क्या अफेक्ट आ रहा है आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स के ऊपर, उसको हम कहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल लेवरेज से वो मेजर होता है। ओके, नेक्स्ट इज दी, अगर आफ्टर हमने इंडस्ट्री एनालिसिस कर लिया एंड यू सिलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल आप ऑटोमोबाइल्स को सिलेक्ट करते हैं, या कंप्यूटर या लैपटॉप्स की इंडस्ट्री को सिलेक्ट करते हैं। अब लैपटॉप्स ने सिलेक्ट किया तो बहुत सारे कंपनीज है, IBM है, HP है, डेल है, तो आप किस पर्टिकुलर कंपनी में जाना चाहते हैं। या मैंने अगर मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर देख, हाँ चलिए टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जैसे आपके इन्फोसिस है, विप्रो है, ठीक है, TCS है, तो आप किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं ये आपको सेलेक्ट करना है, किस पर्टिकुलर कंपनी में आपको जाना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है, किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। तो कंपनी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, बेसिकली कंपनी एनालिसिस हम करते क्यों है, एक तो हमें जो है कंपनी की एक्सपेक्टेड अर्निंग जाननी होती है कि उस पर्टिकुलर कंपनी की एक्सपेक्टेड अर्निंग्स क्या है, दूसरा उसके शेयर्स की एग्जैक्टली इन एक्सट्रिंसिक वैल्यू, या जिसको हम फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं, उसके फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब एक कंपनी एनालिसिस के लिए जैसे मैंने कहा कि उसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स क्या है, तो सबसे पहले तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी पड़ेगी, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब चीजें देखनी पड़ती है जिससे कि हम कंपनी की एक्सपेक्टेड अर्निंग्स को एनालाइज कर सकते हैं। मोर ओवर ये चलो अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, लेकिन अर्निंग्स को एनालाइज करने के लिए आपके पास मतलब किस तरीके से एनालाइज करते हैं, वी हैव टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, also the activity level of a company। अब प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज है, जैसे EBIT है, PBT है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT, देन रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते हैं और उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स के नेट वर्थ से डिवाइड करके इनटू 100 कर देते हैं, तो वी गेट द रिटर्न ऑन इक्विटी। देन अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, दीज आर फ्यू, या प्राइस अर्निंग रेशियो है। ये सब अपने कुछ तरीके हैं जिससे कि हम कंपनी के अर्निंग को एनालाइज करते हैं। इसी तरीके से लिक्विडिटी मेजर करने के लिए वी हैव डेट इक्विटी रेशियो, वी हैव करंट रेशियो, ओके। एंड अगर सॉल्वेंसी मेजर करनी है तो वी हैव डिफरेंट रेशियोज आल्सो, ओके। Okay. So based on these ratios, we can find out the profitability of the company, कि company profitable है कि नहीं, liquid है कि नहीं, expected इसके future में ये dividends time पे देगी नहीं देगी। तो इसके basis पे हम company analysis के basis पे एक particular company को select कर लेते हैं। Now ये आपका fundamental analysis तो हुआ कि आपने ये देखना था कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आपने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखी, अंडर शेयर जो है ऑलरेडी ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए, जिसकी ऑलरेडी प्राइसेस हाई है, उसकी वर्थ ज्यादा, उसमें तो इन्वेस्ट करना ही नहीं। जो अंडर वैल्यूड शेयर है या फिर जो प्रॉपरली वैल्यूड है, जो जिनकी मार्केट वैल्यू उनकी, जिनका मार्केट प्राइस उनकी रियल वर्थ के इक्वल है, आप उनमें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जिनका मार्केट प्राइस उनकी वर्थ से ज्यादा है उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस। आफ्टर फंडामेंटल एनालिसिस द नेक्स्ट वी हैव टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस से आपने शेयर पिक कर लिया, लेकिन व्हाट इज द प्रॉपर राइट टाइमिंग टू इन्वेस्ट इन दी शेयर्स, ओके। तो वो हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस आपको किस प्रपोजिशन पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रपोजिशन दैट द सिक्योरिटी प्राइस एंड वॉल्यूम इन पास्ट सजेस्ट देयर प्राइस बिहेवियर। पीछे का प्राइस ट्रेंड देखकर आप आगे के प्राइस ट्रेंड का एस्टिमेट लगा सकते हो। जब तक कोई एक डेफिनेट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती जिससे चेंज आए, तब तक प्राइसेस जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, जब तक कोई ऐसी न्यू इंफॉर्मेशन आकर उस प्राइस के पैटर्न को ब्रेक ना कर दे। टेक्निकल एनालिसिस में हम बेसिकली स्टॉक मार्केट के प्राइसेस जो हैं, वॉल्यूम्स हैं, मार्केट रिकॉर्ड है, मार्केट इंफॉर्मेशन है, उन सबको यूज करके फ्यूचर के वॉल्यूम और प्राइसेस को प्रिडिक्ट करते हैं, और इसीलिए हम इसको मार्केट एनालिसिस भी बोलते हैं। ओके, जब हम प्राइसेस को एनालाइज करते हैं तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के प्राइसेस हैं जिनको हम देखते हैं। एक है आपका ओपनिंग प्राइस, देन क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस। ओपनिंग प्राइस ये बेसिकली डेली के प्राइसेस होते हैं। ओपनिंग प्राइस जिस दिन स्टॉक मार्केट जब ओपन होती है, सुबह 9:15 बजे किस प्राइस से ओपन हुई है। क्लोजिंग दिन में 3:15 बजे जब मार्केट क्लोज होती है तो किस टाइम किस प्राइस पर क्लोज हो रही है। फिर हाई प्राइस क्या है? पूरे दिन का जो भी हाईएस्ट प्राइस होगा दैट इज द हाई प्राइस, और पूरे दिन का जो लोएस्ट प्राइस होगा दैट इज कॉल्ड द लो प्राइस। नाउ टेक्निकल एनालिसिस में आपकी मेनली 2 थियोरीज है और कुछ आपके चार्ट्स है जिनको एनालाइज किया जाता है। सबसे पहले आपकी डो थ्योरी। डो थ्योरी क्या कहती है? डो थ्योरी कहती है कि आपके 3 तरीके के ट्रेंड बनते हैं स्टॉक मार्केट में। जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, जिसको आपको रेड एरो से पता चल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म की मूवमेंट दिखा रहा है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड जिससे हमारी ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड है वो बुलिश है। अगर पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल का उठाकर देख लेंगे तो आपकी ओवरऑल ग्रोथ ही हो रही है, और ये ओवरऑल जो है मार्केट चार्ट अप जा रहा है, तो दिस इज द प्राइमरी ट्रेंड जो कि बहुत लॉन्ग टर्म है, मतलब वो आपका सालों में चलता है। देन सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है? बेसिकली कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के लिए रहता है, ठीक है। उसके बाद वो ट्रेंड रिवर्सल होता है और वो आपका जो है दूसरे डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप अगर ये पर्पल एरोज देखें तो सबसे पहला पर्पल एरो जो है वो आपका क्या दिखा रहा है? अभी ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड आपका अपवर्ड है, लेकिन कहीं कहीं पे जो डाउनवर्ड हुआ है दैट इज योर सेकेंडरी ट्रेंड, जो कि बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए हुआ है। और उसके अलावा हमारे पास होते हैं माइनर ट्रेंड्स, जो कि हमारे डेली के जो छोटी छोटी फ्लक्चुएशन है, डेली फ्लक्चुएशन, दैट इज नोन एज द माइनर ट्रेंड। तो एक स्टॉक मार्केट का जो ट्रेंड है ये इन 3 तरीके के ट्रेंड से मिलता है। पहला जो आपको लॉन्ग रन में चलता है वो,
देन आपके जो छोटे छोटे करेक्शन हो रही हैं वो, और उसके बाद आपकी डेली की फ्लक्चुएशन. आफ्टर दिस वी हैव द एलियट वेव थ्योरी. एलियट वेव थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी ट्रेंड 5 वेव से मिलकर बनता है. 3 वेव्स जो है आपके लॉन्ग टर्म ट्रेंड की डायरेक्शन में चलती है, और 2 वेव्स जो है उसको रिवर्स करती है. जैसे पहले जो मेरा चार्ट है, फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो बुलिश ट्रेंड का है. बुलिश ट्रेंड में क्या हुआ, पहली वेव आपकी अपवर्ड जा रही है, फिर दूसरी डाउन आई, लेकिन वो जो डाउन है वो पहले वाले डाउन के जितना नहीं होता, उससे कम होता है. जैसे कि पॉइंट नंबर 2 पे हम आ गए, फिर प्राइस बढ़ा और एक नई पीक बन गई विच इज हायर देन द प्रीवियस पीक, यानी कि पॉइंट नंबर 3 इज एट अ हायर प्लेस देन पॉइंट नंबर 4. फिर आपके प्राइस फिर से फॉल होने शुरू हुए, लेकिन जो आपका न्यू लो बना वो पुराने लो से कम के ऐसे मतलब ऊपर होगा, उसके नीचे नहीं जाएगा. देन अगेन आपका फिफ्थ मूवमेंट हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो इस तरीके से अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड, ये 5 वेव से मिलकर आपका एलियट वेव थ्योरी जो है वो बनती है. इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है बियरिश मार्केट में. बियरिश मार्केट में जो पहली वेव होगी, आप राइट वाले फिगर में देखिए, पहली वेव डाउनवर्ड है, फिर थोड़ी सी अपवर्ड चली, फिर डाउनवर्ड आई बहुत ज्यादा, वो पहले वाली से भी ज्यादा डाउन होगी. देखो ये तभी, अगर पहले हर वेव पुरानी, जैसे जब हम बुलिश कर रहे हैं तो हर अपवर्ड वेव पुरानी वेव से ऊपर आनी चाहिए. सिमिलरली जब डाउनवर्ड कर रहे हैं तो हर डाउनवर्ड वेव पुराने वाली वेव से और भी ज्यादा नीचे जाना चाहिए, तभी ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश बनेगा. ओके, तो थर्ड वेव डाउन हुई, लेकिन आपको जो न्यू लो बना वो पुराने वाले लो से कम हो गया. फिर फोर्थ वेव अपवर्ड हुई, लेकिन वो जो है प्रीवियस वेव, सेकंड वेव की का जो अपवर्ड मूवमेंट था उसको वो बीट नहीं कर पाई. एंड फिर है आपका लास्ट फिफ्थ वेव जो कि अगेन डाउनवर्ड हो गया. दिस इज कॉल्ड एलियट वेव, और नॉर्मली माना जाता है इस वेव के बाद आपका रिवर्सल शुरू हो जाता है. ओके, आफ्टर दीज थ्योरीज वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट, जिन चार्ट्स को हम एनालाइज करते हैं. सबसे पहले आपका बार चार्ट. देखिए, ये जो बार चार्ट में अगर आप स्टिक देखिए, पहले मेरी ग्रीन स्टिक को देखिए. वैसे यहाँ पे मेरा डायग्राम पूरा नहीं आ पाया है. आपके जैसे नीचे डेज लिखे होते हैं, और वर्टिकली अगर आप वाई एक्सिस पे देखेंगे तो आपके प्राइजेस होते हैं. ग्रीन वाला जो है उसका जो नीचे बॉटम है वो आपका दिखा रहा है क्या, जस्ट सेकेंड, वो आपका दिखाएगा लोएस्ट प्राइस. ओके, जो बॉटम होता है वो लोएस्ट प्राइस शो करता है, और जो इसका टॉप होता है वो हाईएस्ट प्राइस शो करता है एक दिन का. लेफ्ट उसकी में आप देखेंगे 2 डैशेस हैं. लेफ्ट वाला डैश शोज द ओपनिंग प्राइस एंड राइट डैश शोज द क्लोजिंग प्राइस. जब लेफ्ट वाला जो आपका ओपनिंग प्राइस है दैट इज लोअर देन द क्लोजिंग प्राइस, तो कैंडल ग्रीन में होती है. वहीं पर दूसरी कैंडल देखिए, आपका ओपनिंग प्राइस से नीचे है क्लोजिंग प्राइस, तो वो कैंडल ग्रीन रेड हो जाएगी. और एक दिन में लोएस्ट प्राइस और आपका जो हाईएस्ट प्राइस है वो आपके जो दोनों हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स है उससे पता चलता है, कैंडल के जो ऊपर नीचे के जो पॉइंट्स है उनसे. तो दिस इज कॉल्ड द बार चार्ट्स. बार का नीचे वाला लोएस्ट पॉइंट, ऊपर वाला अपर हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट प्राइस. Left side is the opening price and the right side is the closing price. If the opening price is more than the closing price, the bar will be in the red, and if the closing price is more than the opening price, the bar will be in the green. So इस तरीके से चार्ट्स बनाकर जो है एनालिस्ट्स जो है वो एनालाइज करते हैं प्राइस मूवमेंट्स को. देन वी हैव द लाइन चार्ट. यहाँ पे देखिए आपके लेफ्ट में प्राइस है, नीचे डेज है. डेली की प्राइस मूवमेंट्स को इस तरीके से एनालाइज किया जाता है कि ओवरऑल प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं, डेली की प्राइस मूवमेंट क्या है. नेक्स्ट पॉइंट एंड फिगर चार्ट. पॉइंट एंड फिगर चार्ट क्या होता है, जैसे मान लो एक बार प्राइस जो है 15 रुपीज सेट हो गया, या एक प्राइस है, कोई भी प्राइस रख लिया, मान लो 10 रुपीज का. अब कैसे बताऊं, मान लो हमने एक प्राइस रखा, हमें ये देखना होता है, यहाँ पे हम एग्जैक्ट प्राइस मूवमेंट को नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि हमारे लिए सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट कितनी है. मान लो 5 रुपए की प्राइस मूवमेंट सिग्निफिकेंट है, ठीक है, उससे कम की इनसिग्निफिकेंट है. अब मार्केट का प्राइस था 10 रुपीज,
जैसे वो 15 को टच करेगा, 15 के आगे क्रॉस हो गया, अगले दिन प्राइस होता है 17 रुपए, 18 रुपए, 19 रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अगले 5 रुपए बढ़ते हैं, वो 15 से 20 आ गया तो एक और क्रॉस अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, सो ऑन। जब लेकिन अब यहाँ पर कितने दिनों में ये आया है, इस चीज को इग्नोर किया जाता है। मतलब एक तो वॉल्यूम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, सेकेंडली जो आपके प्राइस मूवमेंट्स किस किस दिन हुए उस चीज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। देन अब मान लो अगले बाद में आपके प्राइस जो है वो डाउन हो जाएंगे, तो जब भी एक सिग्निफिकेंट डाउन आएगा तो आप सर्कल कर देंगे, फिर डाउन हुआ फिर एक सर्कल कर देंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आपका पॉइंट एंड फिगर चार्ट बन जाता है कि जब जब आपके इंक्रीमेंट होएगा तो आप क्रॉस बनाते जाएंगे, और जब डिक्रीज होता जाएगा तो आप सर्कल करते जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट जो है वो भी आपका बार चार्ट की तरीके से ही है। जो इसके दो कैंडल के ऊपर और नीचे के हिस्से हैं वो आपका लो और सॉरी देखो, फर्स्ट कैंडल में देखिए कैंडल्स के ऊपर भी एक डंडी जा रही है और एक नीचे भी डंडी जा रही है। वो ऊपर वाली डंडी का जो कॉर्नर है वो शो करता है टॉप हाईएस्ट प्राइस, और नीचे वाली डंडी का जो सबसे नीचे का पॉइंट है वो शो कर रहा है लोएस्ट प्राइस। ओके, कैंडल के जो दो पॉइंट्स होते हैं, कैंडल की जो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ऊपर की और नीचे की, वो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस शो करते हैं। अब कौन सा ओपनिंग और कौन सा क्लोजिंग वो आपको ये ऐसे समझ आएगा, अगर कैंडल रेड है तो ऊपर वाला ओपनिंग प्राइस है और नीचे वाला क्लोजिंग प्राइस है, मतलब ऊपर हाई पे हुआ और क्लोज कम पे हुआ तो रेड हो गई। लेकिन वहीं पे ग्रीन कैंडल है और वहीं पर एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल में जो आपका कैंडल का जो रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगल का जो नीचे वाला प्राइस है वो हमारा ग्रीन कैंडल के केस में ओपनिंग प्राइस नीचे होता है, क्लोजिंग प्राइस हाई की, मतलब आपका बढ़कर बंद हुआ है तो वो ग्रीन सिग्नल है, और घटकर बंद हुआ होता है तो वो आपका बुलिश यानी कि रेड का सिग्नल हो जाता है। सॉरी, रेड मतलब बियरिश। तो दिस इज द कैंडलस्टिक चार्ट। After this we have the efficient market hypothesis. Efficient market hypothesis क्या होता है? Basically it is the way to assess the efficiency of a capital market. Capital market की efficiency को कैसे assess किया जाता है? By the speed with which relevant information is reflected in the share price. कि कोई भी relevant information है वो किस ease के साथ आपके market price में reflect हो रही है, उसको हम कहते हैं efficient market hypothesis. जैसे आपके इसके मार्केट एफिशिएंसी के तीन फॉर्म होते हैं, वीक, सेमी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। वीक फॉर्म में क्या होता है कि जो भी आपकी हिस्टोरिकल प्राइसेस और रिटर्न्स है वो ऑलरेडी आपके शेयर प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और इसकी वजह से पास्ट प्राइसेस को की स्टडी करके आप मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते, आप कुछ एक्स्ट्रा गेन नहीं कर सकते। ओके, अब जब हम बात करें कि पास्ट प्राइसेस को हमें नहीं पढ़ना क्योंकि वो तो ऑलरेडी इसमें आपके हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइसेस में आ गए हैं, तो उसको इस वजह से क्या होता है, हमारा टेक्निकल एनालिसिस बेकार हो जाता है। वी नीड नॉट डू द टेक्निकल एनालिसिस इन द वीक फॉर्म ना। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या है कि जितनी भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है वो सब आपके मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आई वो पब्लिक हुई और एकदम से मार्केट प्राइस आपके उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में आपका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों बेकार है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी प्राइसेस ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपके जितनी भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसको। देन द लास्ट वन, स्ट्रॉन्ग फॉर्म। स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहे पब्लिक हो या हिडन इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो भी आपके मार्केट में इतनी एफिशिएंट है कि वो भी आपके प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। ऑल द स्ट्रॉन्ग, इसलिए स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो है कहीं पे होती नहीं है, दिस इज अ लाइक एक्सट्रीम केस। डेवलप्ड मार्केट्स में सेमी स्ट्रॉन्ग चलती है, डेवलपिंग कंट्रीज में वीक फॉर्म चलती है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन। ये तो हमारी थ्योरी हो गई। अब इक्विटी को जब हम वैल्यू करेंगे तो उसके लिए प्रैक्टिकली हम उसको कैसे वैल्यू करेंगे, उसके लिए वी हैव सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इक्विटी वैल्यूएशन। फर्स्ट, आपकी जो इक्विटी है वो उनमें डिविडेंड अनसर्टेन है, प्राइस मूवमेंट अनसर्टेन है,
कोई उसकी रिडीम्शन वैल्यू नहीं है, मतलब कंपनी उसको रिडीम नहीं करती, वो मार्केट प्राइसेस पर आप एक्सचेंज करते हैं। देन रिलेशन विद द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, उनका जो है कंपनी के अर्निंग्स के साथ रिलेशन है। कैसे है? अगर कंपनी की अर्निंग्स चेंज होती है, प्रॉफिटेबिलिटी चेंज होती है, तो डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी चेंज होती है और मार्केट पे उसका इम्पैक्ट आता है। ओके, बात करते हैं वैल्यूएशन मॉडल्स की। हमारे जो इक्विटी के वैल्यूएशन मॉडल्स है वो 3 तरीके के हैं। बेस्ड ऑन द फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, देन बेस्ड ऑन द डिविडेंड्स, बेस्ड ऑन द अर्निंग्स। ओके, ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड, मतलब अकाउंटिंग इन्फो जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनके ऊपर बेस अगर हम करते हैं तो हमारे 2 तरीके के मॉडल्स आते हैं। पहला है आपका बुक वैल्यू और दूसरा आपका लिक्विडेशन वैल्यू। बुक वैल्यू जो हम लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे निकलती है, यानी कि आपकी इक्विटी शेयर होल्डर के जितने भी फंड है बैलेंस शीट में, उसको डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ। अब इक्विटी शेयर होल्डर के फंड का मतलब क्या होता है? जैसे उनकी इक्विटी कैपिटल, उनके जितने भी एक्यूमुलेटेड गेन्स हैं, ठीक है, और उनके एक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस कर दिया जाता है, तो इस तरीके से उनकी वर्थ निकाली जाती है और उसको डिवाइड कर दिया जाता है आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। देन वी हैव लिक्विडेशन। लिक्विडेशन इट इज लिक्विडेशन मतलब क्या होता है कि कंपनी बंद हो रही है, सारे एसेट्स रियलाइज होंगे। तो लिक्विडेशन वैल्यू क्या होती है कि ये आर्बिट्ररीली माना जाता है कि हम जो है कंपनी को बेच रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। ओके, नाउ जब कंपनी को बेचा जाएगा, एसेट्स को रियलाइज करेगा, तो उन एसेट से जो रियलाइजेबल वैल्यू आएगी उसमें से सारी लाइबिलिटीज को अगर हम मीट कर देते हैं तो कितनी लाइबिलिटीज जाएंगी, ठीक है, मतलब जो लाइबिलिटी माइनस होगी उसके बाद जो रेजिड्यू बचता है हम उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो है इक्विटी की वैल्यू आ जाती है। सो दिस इज द कंसेप्ट बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब डिविडेंड पे बेस्ड अगर हम देखें तो हमारे 3 तरीके के डिविडेंड मॉडल है। कांस्टेंट डिविडेंड जिसको हम जीरो ग्रोथ कहते हैं, फिर वेरिएबल डिविडेंड और फिर मल्टी ग्रोथ लेवल मॉडल। ओके, तो अब आप लोग पहले इसको जरा रीड करिए इस क्वेश्चन को। मैं इतने व्हाइट बोर्ड कनेक्ट करती हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, रीड दिस क्वेश्चन, यू कैन आल्सो नोट दिस क्वेश्चन, आई एम कनेक्टिंग द व्हाइट बोर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस।
till the time the whiteboard is getting connected, if there is any problem to anyone, जहां तक पढ़ा है उसमें तो you can ask. I am checking the Q&A box for your queries. My whiteboard is taking time to start. Just a second. Okay, good afternoon, everyone. Nana has written Raju. And one more thing, आपकी सारी जो PPTs है by the end of the classes आपको मिल जाएंगी, ठीक है? I'll share with the as well. वो आपके जो भी uploading का system है, it will be upload. Okay, Divyanshu, you are asking me about the financial leverage. Financial leverage क्या होता है कि जैसे एक कंपनी है जिसके ऊपर डेट बहुत सारा है, ठीक है? तो अब डेट ज्यादा होने से क्या होता है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो बाद में कुछ मिलेगा ना, पहले उसका फिक्स्ड इनकम चार्जेस जो है, यानी कि फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस जो है, जैसे इंटरेस्ट है वो पे करना है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड पे करने हैं, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ मिलेगा, ठीक है? और बाद में जितने भी, जैसे मान लो एक कंपनी है, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, उसकी अर्निंग होती है 1 करोड़ रुपए, ठीक है? उसको 20 लाख का जो है लोन देना, इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है? मैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बता रही हूँ। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है उसका फॉर एग्जांपल 1 करोड़, 50 लाख रुपीस के तो उसमें से चले गए आपके इंटरेस्ट, बाकी बचा 50 लाख के ऊपर 30% टैक्स अगर लगता है तो बचा 35 लाख रुपीस बचे, ओके? और उसमें से मान लो 5 लाख के प्रेफरेंस डिविडेंड भी चले गए, तो बाकी 30 लाख का प्रॉफिट किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अब वहीं पे मान लो कि किसी साल इनकम ज्यादा होती है, जो प्रॉफिट्स है वो हो जाते हैं 1.5 करोड़ रुपए, लेकिन फाइनेंशियल चार्जेस तो फाइनेंशियल जो इंटरेस्ट है वो तो वही 50 लाख है, वो 50 लाख दिया, बचा 1 करोड़। 1 करोड़ में से दोबारे से आपने 30% का टैक्स दे दिया, 30% टैक्स देने के बाद आपको कितना बचा? 70 लाख ना, वो जो 70 लाख है, तो अब उसका बेनिफिट किसको जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यानी कि एडिशनल जितनी भी इनकम हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, कोई भी एडिशनल इनकम होती है तो उसका बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिस्क क्या है? उनको रिस्क ये है कि उनको हो सकता है डिविडेंड मिले या ना मिले, और यही इनकम मान लो रह गई आपकी, ऑलरेडी 50 लाख रह गई, वो तो सारा का सारा इंटरेस्ट देने में चला गया, ठीक है? और कंपनी अगर लिक्विडेट होती है तो भी सबसे पहले जो है फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस पे करने था, तब इक्विटी शेयर होल्डर की बात आती है। तो इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। आई होप दिव्यांशु इट इज क्लियर टू यू। ये लिक्विडेशन वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब ये होता है चमन, रिपीटिंग फॉर यू, कि अगर आप, भाई हम एक्चुअल में कंपनी को बेच नहीं रहे, ठीक है? लेकिन आज की डेट में एसेट्स को अगर मैं रियलाइज करती हूँ, आपने पार्टनरशिप में रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है ना, रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो बेसिकली आप अगर एसेट्स को अपने बेचते हो तो कितने में वो बिकती है, और आप आज सारी अपनी लाइबिलिटीज पे करते हो तो कितना में लाइबिलिटी पे करते हो जाएगी, बाकी जो भी बचेगा बैलेंस एसेट्स रियलाइज करने के बाद और सारी लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग द प्रेफरेंस डिविडेंड, वो भी अगर आप पे करते हो तो जो बचता है दैट बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है तो हमारे पास आ जाएगी लिक्विडेशन वैल्यू, मतलब पर शेयर क्या वैल्यू बन रही है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, चलिए आगे अब करते हैं। आई होप, हाँ मेरा व्हाइट बोर्ड स्टार्ट हो गया है, जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड।
आई होप द व्हाइट बोर्ड इज विजिबल टू एवरीवन नाउ। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि कांस्टेंट, जस्ट हम अब अगर हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिविडेंड्स। डिविडेंड में सबसे पहले आपका कांस्टेंट सॉरी जीरो ग्रोथ मॉडल। जीरो ग्रोथ का मतलब क्या है कि डिविडेंड में ग्रोथ नहीं हो रही, डिविडेंड जो एक बार फिक्स कर दिए वही कांस्टेंट आपके चल रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में आपका वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैसे होती है, अब हम वो करते हैं। ओके, आपका क्वेश्चन क्या गिवन है? द क्वेश्चन इज a firm pays a dividend of 10% on the equity share of face value of ₹100 each। 100 रुपए का शेयर है, 10% उस पर डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड कितना हो गया? 10 रुपीज। Find out the value of the equity share given that the dividend rate is expected to remain same and the required rate of return of the investor is 8%. Okay, so start doing the question. Okay, is my whiteboard visible? Please कोई एक बार लिख दो whiteboard visible है कि नहीं। Someone has written whiteboard is not visible। मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। Is it visible now? According to me, it should be visible now. Just mark whether visible or not. Okay, thank you so much Akshay, thank you हर्षित। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे। वन थिंग, जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को आपको टॉप पे लिखना होता है। इट्स ऑन दिस मार्क्स, चाहे टॉप पे लिखो चाहे फॉर्मूला लिखने के बाद लिखो, बट यू हैव टू मेंशन। जैसे कि हम डिविडेंड को, आई एम टेलिंग यू द वे टू राइट द आंसर्स आल्सो। जस्ट अ सेकंड। अब क्वेश्चन में आपको डिविडेंड गिवन है, आपका डिविडेंड कांस्टेंट है तो is equal to 10% of 100 यानी कि ₹10। जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है इक्विटी शेयर होल्डर का, उसको हम डिनोट करते हैं केई से। रेट ऑफ रिटर्न को हम केई से, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी आप इसको लिख सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कहते हैं, उसको हम इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी कहते हैं। तो डिफरेंट क्वेश्चंस में इसको डिफरेंट टर्म्स से कहा गया होगा, तो आपको ध्यान रखना है क्या चीज है। बेसिकली ये वो रिटर्न होता है जितना इक्विटी शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट है, उन्हें मतलब एटलीस्ट 8% का रिटर्न तो चाहिए। Now the price of the share will be, in this case, note the formula, it is D by KE। आपका ग्रोथ है ही नहीं, डिविडेंड आपका कांस्टेंट 10 रुपीज से, इसको 0.08 से डिवाइड कर दो, it will give you ₹125। So this is the worth of the share। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है it is available in the market at 120, should you buy? Of course उसकी वर्थ ज्यादा और आपको कम में मिल रहा है तो आपको खरीदना चाहिए, लेकिन अगर 125 से ज्यादा है तो you should not buy the share। I hope I'm clear to everyone. This is the first model, your constant growth, zero growth model, or the constant dividend model। इसके बाद आपका सेकंड है, नोट कर लीजिए, आई शो यू ऑन द स्लाइड। सेकंड है कांस्टेंट ग्रोथ रेट। देखो वहां पे डिविडेंड कांस्टेंट था और ग्रोथ जीरो थी, मतलब एक बार जो डिविडेंड दे दिया वो फिक्स हो गया। कांस्टेंट ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि आपका जो डिविडेंड है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है एट अ गिवन रेट। ओके, यहाँ पर हमारा प्राइस क्या होता है? फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, देन आई विल शो यू द क्वेश्चन। पी नॉट से हम शो करते हैं मतलब आज का करंट मार्केट प्राइस क्या है।
जब भी नीचे हम सबस्क्रिप्ट में 0 लिखते हैं, इट इज पी नॉट यानी कि करंट प्राइस इज इक्वल टू D1 बाय KE माइनस G। KE इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो आपकी इक्विटी की कॉस्ट है। G इज द ग्रोथ रेट कि आपके डिविडेंड किस रेट से ग्रो कर रहे हैं वो। एंड D1 क्या है आपका? D1 इज द, यू कैन राइट डाउन, D1 is the dividend paid at the end of the year या dividend paid after 1 year. KE is the cost of equity or required rate of return of the equity shareholders, and G is the growth rate in the dividends. Okay, now there is another question. I'll show you the question just a minute. I hope the screen is visible. आप यहाँ पे सेकंड वाली क्वेश्चन देख सकते हैं। Constant growth in dividends. X Limited has just paid a dividend of ₹3 per share. ये है just paid. अभी अभी जो पे किया that is D naught. On the equity shares having face value of ₹10, the dividend rate is expected to grow at a rate of 8% per annum forever. मतलब constantly वो 8% से ही grow करेंगे. The company belongs to a group for which the equity capitalization rate is 14%. This is the required rate of return of the equity shareholder. आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा पी नॉट इज इक्वल टू D1 बाई KE माइनस G। अब यहाँ पे जो डिविडेंड दे रखा है वो जस्ट पेड है, अभी अभी पे किया है, तो मीन्स आपको क्वेश्चन में वो D0 दे रखा है। D नॉट इज इक्वल टू ₹3, लेकिन हमें क्या चाहिए? D1 यानी कि 1 साल बाद का डिविडेंड चाहिए। अब D1 क्या होगा? D1 इज इक्वल टू, हमारे ग्रोथ रेट क्या है? 8%, तो 1 प्लस G। ये इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। D1 हम कैसे निकालते हैं? इस साल जो ऑलरेडी डिविडेंड पे किया है उसको ग्रोथ रेट के साथ ऐड करके, मतलब 1 प्लस G से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस 0.08, क्योंकि मेरा ग्रोथ रेट 8% का है। अगर आप क्वेश्चन नहीं भी देख पाए तो पर्टिकुलर्स लिख लीजिए कि ₹3 का डिविडेंड अभी पे किया, ग्रोथ रेट 8% है, और जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है वो आपका 14% है। इट इज 3.24। नाउ आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? 14%। अच्छा, इससे पहले ना यहाँ पे जी भी लिख लीजिए। जी इज 0.08, ग्रोथ रेट आपका 8% का। देयरफॉर आपका अब इसका प्राइस क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर KE 14% यानी कि 0.14 करेंगे। ग्रोथ रेट इज 0.08 क्योंकि वो 8% है, तो 3.24 divided by 0.06, it will come to be ₹54. So this is the worth of the share. ओके, मान लो इसी क्वेश्चन में आपको कहा गया होता कि आप what would be your price if the equity capitalization rate is, let's suppose 20%। ठीक है, अगर मान लो आपका KE जो है 20% होता,
मान लो KE आपका 20%, 0.20. ओके, नाउ P0 विल बी वही 3.24 डिवाइडेड बाय, हम नीचे क्या करेंगे 0.20 माइनस 0.08, तो 3.24 0.12 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो इट विल बी ₹27. This is the market price of the share. I hope it is clear to everyone. Is it clear to everyone? Shall I proceed? Question clear है सबको? इन दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर मैं आगे करवाती हूँ. Okay, I hope it is clear. Now moving toward the third model. थर्ड मॉडल है आपका वेराइंग ग्रोथ रेट. वेराइंग ग्रोथ रेट मतलब ग्रोथ रेट तो हो रही है और वेरिएबल रेट से हो रही है. पहले 3 साल के लिए कुछ ग्रोथ रेट है, फिर आगे कुछ और ग्रोथ रेट हो गया, इस तरीके से. उसको हम कहते हैं ग्रोथ एट अ वेराइंग रेट्स. आप प्लीज इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए. जे द करंट डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज ₹1 which is expected to grow. ये करंट डिविडेंड है. करंट डिविडेंड का मतलब होता है D नॉट, which is expected to grow at 12% per annum for next 5 years, after which it is expected to grow at the rate 6% forever. देखो पहले 5 साल के लिए आपका ग्रोथ रेट 12% और उसके बाद 6% फॉरएवर है. If the required rate of return is 10%, find the value of the share. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसको करने का तरीका क्या है. हाँ अक्षय, 20% मैंने अलग सिचुएशन दी थी कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाता कि 20% हो गया तो आप क्या करेंगे. केई हमें कैलकुलेट नहीं करना होगा, केई क्वेश्चन का पार्ट है, वो गिवन होगा. चलिए, आई एम शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड अगेन. अब देखो मैंने जो पर्टिकुलर्स बोले हैं वो नोट कर लो. जो अभी डिविडेंड पे किया रिसेंटली वो है ₹1 का. 5 साल तक 12% की ग्रोथ रेट है, उसके बाद जो है 6% की ग्रोथ रेट हो जाएगी फॉर एवर. और जस्ट अ मिनट. एंड जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है. देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं, हम ना ईयरली डिविडेंड निकालते हैं. क्यों? क्योंकि डिविडेंड आपके चेंज होते जा रहे हैं और हम उनको डिस्काउंट करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे. ठीक है. ईयर डिविडेंड, मेक अ टेबल लाइक दिस. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब हम जब डिस्काउंट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं. ये किस पर होते हैं? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे होते हैं, जो कि हमारा 10% है फॉर एन पर्टिकुलर ईयर. ओके. ईयर 1 2 3 4 5. पहले 5 सालों के लिए आपका डिविडेंड क्या है भाई? पहले साल में आप इसको करना कैसे, ₹1 का डिविडेंड पे हो चुका है, इसको 1 प्लस 0.12
ये मैंने क्यों किया है, हम उसको ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 + 0.12 जो कि 1.12 आ जाएगा। हम हर साल ग्रो करते जा रहे हैं 12% से। पिछले साल 1 रुपए का है तो अगले साल क्या बन जाएगा वो आपका 1.12। इसी तरीके से ये जो 1.12 है, अगले साल हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से 1.12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्रोथ रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट विल बी 1.25। अगले साल फिर से पिछले वाले डिविडेंड को ग्रोथ रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + 0.12 से, तो ये आ जाएगा 1.40। नेक्स्ट ईयर फिर से ये करेंगे, इसमें 12% और बढ़ा देंगे, 1.57 हो जाएगा, और उसके बाद फिर से 1.12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.76 हो जाएगा। ओके, आप 10% से अगर आप पीछे पीवीएफ टेबल्स आपको देखने आते हैं सबको, 10% को आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर, 5 ईयर पे अगर आप देखेंगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएगी इसकी, विच इज 0.909। सेकंड में है 0.826, थर्ड में है 0.751, फोर्थ में है 0.683, एंड द फिफ्थ वन इज 0.621। अब ये जो मैंने डिविडेंड निकाले हैं कॉलम नंबर 2 में को, मैं उनको इनकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके हम इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो 1.12 into 0.909 विल गिव मी 1.02। नेक्स्ट में आ जाएगा 1.03, फिर आएगा 1.05। हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं बस, इसको और कुछ नहीं है। डिविडेंड्स को उनके पीवीएफ फैक्टर्स है, फिर 1.07 and then 1.09। टोटल विल बी 5.26। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो गई अगले 5 सालों के डिविडेंड्स की, 5.26। ओके, ये तो 5 सालों के डिविडेंड की हो गई, प्लस इसके बाद के जो डिविडेंड्स है आगे तो आपको कांस्टेंट ग्रोथ हो गया, तो आगे के लिए मॉडल हो जाता है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, और हम उसके लिए फिर से हम निकालते हैं वैल्यू। तो अब इसको कैसे किया जाता है ये ध्यान दीजिए। देखो 5 साल बाद हमने एक फॉर्मूला लिखा, P0 इज इक्वल टू D1 बाय KE माइनस G। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे अगर मुझे P5 निकालना होगा, 5 साल के बाद का प्राइस निकालना होगा, तो दैट विल बी D1 सॉरी D6 बाय KE माइनस G, यानी कि अब D6 क्या होता है मेरा, D6 विल बी D5 into 1 plus the growth rate divided by KE minus G। अब D5 क्या है जो अभी अभी हमने निकाला है 1.76 वाला, और अब हमारा न्यू ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, देखो 5 साल के बाद आपका ग्रोथ रेट चेंज हो रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से निकाला है, वहां पे टेबल के अंदर नहीं निकाला। वन पॉइंट सेवन सिक्स इंटू 1 प्लस मेरा न्यू ग्रोथ रेट क्या है, पहले 12% था, अब फॉर एवर 6% है। पहले 5 सालों के लिए हमने वो निकाली, छठे साल के लिए जब डिविडेंड निकालेंगे तो ग्रोथ रेट 6% वाला लगेगा, बाय KE माइनस G। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है मेरी 10%,
माइनस द ग्रोथ रेट। अब मेरा ग्रोथ रेट जो है 6% हमेशा चलेगा, तो मेरे को ये वाला ग्रोथ रेट लेना है, न्यू ग्रोथ रेट। दिस इज 0.10 माइनस 0.06। इसके बेसिस पे आ गया वैल्यू 46.64। और हम जब मार्केट प्राइस निकालते हैं अपना इक्विटी शेयर का, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, 5th ईयर के एंड में, अभी ये जो मेरी प्राइस आई है 5th ईयर के एंड में आई है, ठीक है। तो मैं आज के डेट में तो इन वाले इसकी वैल्यू निकालूंगी, प्लस जो मेरे पास डिविडेंड की वैल्यू ऑलरेडी आ गई है, ठीक है। तो यानी कि जो 5.26 है उसके साथ मैं इस P5 की प्रेजेंट वैल्यू को ऐड कर दूंगी। तो व्हाट आई विल डू, एक सेकंड, there is some problem with the pen, just a second. दीदी बोल दीदी। So P naught is equal to the present value of P5, 5 साल के बाद का जो हमारा शेयर का प्राइस है उसका प्रेजेंट वैल्यू, प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है। ये हमारा इसका प्राइस निकलता है। इस तरीके से इसको इसी फॉर्मूले से करते हैं। यानी कि जो 46.64 आपने निकाला है, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% फॉर 5 ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 5 साल बाद का तो आज की वैल्यू निकालनी है हमें, प्लस जो डिविडेंड की वैल्यू थी आपकी 5.26। इसको जब हम इसके पीवीएफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पीवीएफ फैक्टर है 0.621। ये सब आपको टेबल में गिवन है पीवीएफ फैक्टर्स। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 34.22। सो दिस इज द प्राइस ऑफ द शेयर। अब मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको कहा था कि कंपनी ने जस्ट अभी 1 रुपए का डिविडेंड दिया है। डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू grow at the rate of 12% for the next 5 years, after which it will be rupees, it will grow at 6% forever, ठीक है। तो हमने क्या किया, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको क्लियर कर रही हूँ जहाँ पे थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमें डी नॉट दे रखा होता है पहले और उससे हमें D1 पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 वॉज माई डी नॉट और 1 प्लस जी से मैंने मल्टीप्लाई करा, जी 0.12, ग्रोथ रेट मेरा 0.12 है, तो 1.12 आ गया 1 साल बाद का शेयर। उसके अगले साल का हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1.12 को दोबारा 1 प्लस 0.12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा 1.25, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ साइड में करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट ईयर में हमने किया 1, अगले साल में बेसिकली हम हर साल इससे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो आप जो है इसका थर्ड ईयर में क्यूब कर देंगे,
4th ईयर में इसकी पावर 4 कर देंगे। आप ऐसे कर लो या पहले वाले के साथ बार बार 1.12 से मल्टीप्लाई कर दो, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से मल्टीप्लाई करा, 5 साल के डिविडेंड आ गए, उनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो मेरा 10% था उसको मैंने निकाला। उसके बाद उनके डिविडेंड को पीवीएफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ये 5.26 इसका टोटल आ गया। नाउ मैंने आपको बताया हमारा पी नॉट होता है d1 बाई के माइनस जी। इसी तरीके से अगर मैं p5 निकालूंगी तो इट इज d6 बाई के माइनस जी। अब d6 क्या होता है, 5th ईयर के डिविडेंड को मैं 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 6th ईयर का डिविडेंड आ जाएगा। तो मेरा नया ग्रोथ रेट है 6%, मैंने वो किया, और नीचे के माइनस जी में भी 6% के ग्रोथ रेट को लेकर मैंने कैपिटलाइज किया, जिसके बेस पे 46.64 जो है शेयर प्राइस आ गया आफ्टर 5 ईयर्स। ओके अब जो है मेरे को इसके बेसिस पे करंट मार्केट प्राइस निकालना है। करंट मार्केट प्राइस क्या हो जाता है मेरा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी P5 5 साल बाद जो शेयर प्राइस मिल रहा है उसके आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो उसको पीवीएफ फैक्टर 10% 5 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जो वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स थी ऑलरेडी 5.26, वो सब ऐड करके मेरी वैल्यू आ गई 34.22। so this is how we compute this. It is clear? डिविडेंड 1.25 शुभम ऐसे आया है। हमने क्या किया है, 1 जैसे हमारा पहले साल के एंड में आ गया 1.12, अगले साल दोबारा मैंने 1 प्लस 0.12 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरा आ गया 1.25। फिर अगले साल में दोबारा 1 प्लस 0.12 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे को हर साल 1 प्लस ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे आज के अगर मान लो आज 100 रुपए आपको कहीं से मिल रहा है, एक साल बाद जो है 10% बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली अगले साल 110 मिलेंगे ना, उसके अगले साल फिर 10% बढ़ेंगे तो 110 के ऊपर 10% 11 रुपए और बढ़ जाएंगे ना। तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस द ग्रोथ रेट जो है हम उससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, हम ये कर रहे हैं। क्लियर? दिक्कत किसी को, आगे करें। मूविंग टू द स्लाइड अगेन। अच्छा इसके बाद आपका नेक्स्ट है नो डिविडेंड। अगर एक कंपनी है जो अभी डिविडेंड दे ही नहीं रही, लाइक फिलहाल वो डिविडेंड नहीं दे रही, अगले 3 साल 5 साल के बाद वो डिविडेंड देगी, ठीक है, ऐसे केसेस में हम किस तरीके से करते हैं, तो आई विल शो यू द फॉर्मूला जस्ट अ मिनट। I hope the PPT is visible. सॉरी इट्स नॉट देयर इन द स्लाइड, मैं एक मिनट वो बाद में ऐड कर दूंगी स्लाइड में, मैं आपको भी वैसे ही बता देती हूँ, क्वेश्चन ही क्लिक कर, जस्ट गिव मी 2 minutes। जैसे मान लो यही एक क्वेश्चन है जहां पर आपको ऑलरेडी कहा गया होता है इस तरीके से कि कंपनी जो है पहले 5 साल तक कोई डिविडेंड नहीं देगी, उसके बाद डिविडेंड देगी इतने रेट से, इस रेट से ग्रो करते हुए डिविडेंड वो देगी। तो हम क्या करेंगे उसके से पहले P5 निकालेंगे फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया। नाउ यू कैन आल्सो राइट अ क्वेश्चन। मान लीजिए आपको एक फर्म गिवन है जो कि पहले 3 साल तक कोई डिविडेंड नहीं दे रही है, ओके, उसके बाद वो 2 रुपए का डिविडेंड देगी, दैट विल आल्सो ग्रो एट द रेट 10% फॉर एवर, एंड जो हमारा रिक्वायर्ड रेट है वो 15% है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रही हूँ, मान लो 3 साल तक कोई डिविडेंड नहीं देगी, 4 साल के बाद वो डिविडेंड दे रही है कितने रुपए का, 2 रुपए का, आपका जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है वो 15% है, और ये जो डिविडेंड है ये ग्रो करेंगे आगे 10% से, ठीक है। तो हमें निकालना है इक्विटी शेयर की वैल्यू। अब देखिए D4 गिवन है तो आई कैन फाइंड आउट P3 ओनली, मैं उससे एक साल पहले का प्राइस निकाल सकती हूँ, कैसे, इट विल बी D4 बाय के माइनस जी,
यानी कि 2 it will be 40 rupees. अब मान लीजिए ये 40 रुपीज आ गया, लेकिन ये तो 3 साल बाद का प्राइस है। अब इस 3 साल बाद के प्राइस को मैं आज के प्राइस में कैसे कन्वर्ट करूंगी? मैं इसकी 3 साल पहले की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी, यानी कि P3 into the present value factor for 10%, क्योंकि मेरा सॉरी यहाँ पे 15% होगा, क्योंकि मेरा इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो 15% का है। P3 है मेरा 40 और ये पीवीएफ वैल्यू आएगी, अगर हम टेबल में देखें तो इट विल बी 0.658। ओके, सो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब 3 साल बाद का हमने प्राइस निकाला, उसको हमने दोबारा से डिस्काउंट करके अपनी आज की डेट की वैल्यू निकाल दी। दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल। ओके, अब हम बात करते हैं इक्विटी अपने अर्निंग्स के ऊपर। ये हो गया आपका वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द डिविडेंड, देन वी हैव द वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द अर्निंग्स। अर्निंग्स के ऊपर अगर मतलब कंपनी की अर्निंग्स हो रही है, अगर हम उसके ऊपर मॉडल्स देखें, हमारे पास 2 मॉडल होते हैं। वो मॉडल कौन से होता है? एक तो हमारा वॉल्टर मॉडल है और एक हमारा गॉर्डन का मॉडल। ठीक है, जो सबसे पहले हम करते हैं गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल का मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ। ठीक हो गया, स्टक हो गया। जस्ट अ मिनट। ओके, तो हमारे पास इसके 2 मॉडल है, एक तो गॉर्डन का और एक है वॉल्टर का। मैं एक मिनट दोबारा से व्हाइट बोर्ड एनेबल कर रही हूँ, वो बीच में किसी टेक्निकल एरर की वजह से बीच में बंद हो गया है। जस्ट अ मिनट। ओके, ये है आपका वैल्यूएशन मॉडल बेस्ड ऑन अर्निंग्स। पहले आपका गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल में ये क्वेश्चन गिवन है, मिस्टर ए हैज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 16%। तो ये हमारा इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हो गया के। ही हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड during using Gordon model find out the value of the share if EPS। देखो ये अर्निंग मॉडल है, तो आपको यहाँ पे EPS गिवन होगा, अर्निंग गिवन होगी। आपका EPS जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं वो है 10 रुपीज। देन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन री इन्वेस्टमेंट जिसको हम R से डिनोट करते हैं, मतलब जो कंपनी है वो आगे अगर री इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको रिटर्न कितना मिल रहा है, कंपनी को रिटर्न कितना मिल रहा है। कंपनी का जो रिटर्न है वो है 20%। रिटेंशन रेशियो B इज 0%, 40%, 60%। आपके 3 अलग अलग हमने केसेस लिए। 0% होगा तब क्या होगा, 40% होगा तब क्या होगा, 60% होगा तब क्या होगा। ओके, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। अक्षय आप पूछ रहे 34.22 इज द वैल्यू आफ्टर 6 इयर्स। किस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं? आई थिंक जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था शायद आप उसकी पूछ रहे हैं। जस्ट लेट मी चेक। तो मैंने स्क्रीन बैक कर दी है, 2 मिनट दीजिए।
नहीं 34.22 तो आज की वैल्यू है, 5 साल की वैल्यू 28 पॉइंट समथिंग है, 34.22 आज की वैल्यू है। जस्ट अ सेकेंड। Sorry for the disturbance. PV of this is वो आपका P5 है, ठीक है। हाँ ये तो प्रेजेंट वैल्यू इतनी देर टाइम के बाद, आपने अगर आज उसको डिस्काउंट किया तो 28 पॉइंट समथिंग आ रही थी, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो 5 साल की डिविडेंड है हम उसको भी तो जोड़ेंगे ना, मैंने जोड़ा है बेटा। तो मैं दोबारा बताती हूँ आपको। देखो 5 साल बाद की जो वैल्यू आ रही थी वो 46 पॉइंट समथिंग आ रही थी। हमने वो हमारे जो 5 साल बाद के डिविडेंड्स है ना, छठे साल से जो डिविडेंड मिल रहा है उनकी प्रेजेंट वैल्यू थी 46.64, तो उसकी हमने आज की डेट में जीरो पे P0 निकाल लिया तो वो आ गई हमारी 28 पॉइंट समथिंग। लेकिन वो तो 6 साल बाद की डिविडेंड्स की वैल्यू है, तो पहले 5 साल की जो डिविडेंड है ईयर 1 से लेके 5 तक की, उसकी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे तो 5.26 है, तो इसलिए हमने वो ऐड किया है। रिटेंशन मैं भी बता रही हूँ शुभम, 2 मिनट दीजिए, जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। आई होप क्वेश्चन सबने नोट कर लिया है। ओके अब मेरा क्वेश्चन क्या है, पहले तुम गॉर्डन मॉडल से जो है यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। As per the Gordon model, the price of the share P naught is equal to E1 minus B by KE minus BR। ये इसका फॉर्मूला होता है KE minus BR, ठीक है। तो अब इसमें लिख लो, E है मेरा अर्निंग्स, E इज द अर्निंग पर शेयर, B इज द रिटेंशन रेशियो, मतलब मैं कितना अर्निंग का पार्ट रिटेन कर रही हूँ, बाकी मेरा डिविडेंड पे आउट हो जाता है। मान लो 10 रुपए की अर्निंग है, मैं 2 रुपए रिटेन करके 8 रुपए डिवाइड कर दूं, 20% मेरा रिटेंशन रेशियो हो गया। 0% से मतलब मैं कुछ भी रिटेन नहीं कर रही, मैं सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। बेसिकली आपको E इंटू 1 माइनस बी आपको डिविडेंड देता है, ठीक है, कितने डिविडेंड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। K is the cost of equity, B into R is the retention ratio into the rate of return on the reinvestment, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट व्हेन B is equal to 0%, उस केस में आपका P नॉट कितना बन जाएगा, E है हमारे पास 10, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय K, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में दे रखा है 16%, माइनस B into R, 0 into anything will be 0, ये आ गई मेरी इक्विटी शेयर की वैल्यू 62.50। अब देखिए रिटेंशन रेशियो चेंज होने पे आपकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। सेकंड व्हेन B इज इक्वल टू 40%, अगर B 40% हो गया तो B इंटू R कितना हो जाएगा, 0.15 इंटू 0.4, मेरा ऑलरेडी R था 0.4 और B है 0.4 और R है मेरा 0.15, तो इट विल बी 0.06। Therefore P naught will be 10, 1 minus 0.4 जो कि मेरा B है मेरा 0.4, 40% है क्योंकि 0.16 माइनस 0.06। अब देखिए
10 में से 1 माइनस 0.4 का मतलब क्या, वो 0.6, 10 into 0.6 will give you 6 और नीचे आ गया 0.10। आई एम सॉरी, मैंने गलती कर दी आपके क्वेश्चन में, जो आपको आर था, एक मिनट, लेट मी चेक द क्वेश्चन। आई थिंक आपका आर ना 20% था। हाँ सॉरी, आपका आर जो है 20% है, मैंने यहाँ पे बी आर की वैल्यू गलत लिख दिया, आर इज 20%। लेट मी करेक्ट दिस। पिछले केस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि वहां पे 0 से मल्टीप्लाई हुआ था। तो इट इज 0.20, आपका आर 20% है, तो ये आपके पास 0.8 आ जाएगा। तो 0, so it will give you 75. You can note it down. Okay. And the third case, when P is equal to 60%, यानी कि P into R कितना हो जाएगा फिर मेरा 0.2 into 0.06, यानी कि सॉरी 0.6, यानी कि P dot will be 10 into 1 minus 0.6 divided by 0.16 minus 0.12. It will give you 100. So आपका जैसे जैसे रिटेंशन रेशियो बढ़ रहा है, डिविडेंड पे आउट कम हो रहा है, वैसे वैसे आपकी इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्म को जो अपने री इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रिटर्न है 16%, लेकिन फर्म का रिक्वायर्ड रिटर्न है 20%। तो फर्म अगर उस पैसे को रिटेन करके आगे री इन्वेस्ट करेगा तो ज्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, और इसीलिए शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं। I hope it is clear to everyone. नेक्स्ट है आपका वॉल्टर्स मॉडल। जैसे गॉर्डन मॉडल था, इसी तरीके से अगला मॉडल है आपका अर्निंग्स का, दैट इज दी वॉल्टर्स मॉडल। तो वॉल्टर्स मॉडल अगेन मैं आपको शो कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, so this is the last topic of this chapter. Walter model, again you can write the question. ABC Limited has EPS earning per share of ₹10, which is constant. Equity capitalization is 10%, यानी कि आपको KE दे रखा है. Find out the value of the share if the rate of return R of ABC Limited is 8% and payout ratio is 40% or 100%. जो आपका कंपनी है उसका जो रिटर्न है री इन्वेस्टमेंट पर वो 8% का उसको मिल रहा है, ठीक है। Okay, now let's do this question. You can note down EPS is ₹10, KE is 10%, R is 8%, payout ratio is 40% and 100%. हम दो केसेस में करेंगे इस क्वेश्चन को। Okay. Now, as per the Walters model,
D by KE प्लस R by KE ब्रैकेट में E माइनस D by KE। D क्या है आपका डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। अब डिविडेंड कैसे निकलेगा, इट इज अगेन E इंटू 1 माइनस बी। मैं आपको लिखकर बता देती हूँ क्योंकि आपको रिटेंशन रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। ओके और पे आउट रेशियो डायरेक्टली गिवन है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो अर्निंग को डीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। ओके अब केस 1, व्हेन आपको दे रखा है डीपी इज इक्वल टू 40%, डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% दे रखा है। डीपी 40% का मतलब क्या है, अगर आपकी अर्निंग 10 रुपीज है तो कितना डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यू आर पेइंग 4 रुपीज, उसका 40% आप पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन में ई है 10, डी हो गया 40% 4 रुपीज, के ई क्वेश्चन में आपको गिवन था 8%, सॉरी के ई था आपको 10%, और आपका रिटर्न आर था 0.08, ठीक है। अब हम अगेन ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसमें पुट करेंगे। ओके तो यहाँ पर आपका इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर विल बिकम डी बाय के ई, यानी कि 4 बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका कितना क्वेश्चन में 0.10 प्लस R by KE. R is 8% by 0.10. This is R by KE into E minus D. E है 10, D है 4, माइनस कर दिया, and KE is again 0.10. Okay. अब फर्स्ट पार्ट है 4 by 0.1 will give you 40 प्लस इसका कितना आ जाएगा 0.08 by 0.10 into 6 डिवाइड by 0.10, ये आ जाएगा सॉल्व करके 90 and it will be 130 in total. Just a minute. You can solve and check the value. I am also checking the value using calculator. Just a minute. It is coming out to be 88. 88. यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी 88. अच्छा ऐसे ही अगर सेकंड केस क्या था हमारा 100%, अगर आपका D 100% बन जाएगा तो वैल्यू में कैसे चेंज आएगा, तो आपका D क्या बन जाएगा अगर 100% हो गया तो
केस 2 डी इज 100%, यानी कि पूरा का पूरा 10 आपका डी हो गया। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी बाई के ई प्लस आर बाय के ई into E minus D by K. Now D by K is 10 by 0.10. This is, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा 10 minus 10, क्योंकि E भी आपका 10 है और D भी आपका 10 है, तो ये पूरा पार्ट जो है वो आपका 0 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट पार्ट रह जाएगा, 10 by 0.10 will give you 100. It will give you so this is how the models, Gordon and Walton model work. These models are based on your earnings. So this is all about this particular unit of equity valuation. If there is any doubt, you can ask. Both the questions are clear. हाँ जी, किसी को प्रैक्टिकल में, थ्योरी में कोई डाउट है? मैम, कैश फ्लो मॉडल कौन सा कह रहे हो आप अक्षय? आपके सिलेबस में तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा कैश फ्लो मॉडल। हम यही मॉडल्स पढ़ते हैं, एक तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, देन डिविडेंड वैल्यूएशन और आपका लास्ट अर्निंग्स मॉडल। डी का फॉर्मूला इसलिए नहीं लग, डी का फॉर्मूला कौन सा? ई इंटू 1 माइनस ऑफ शुभम 1 माइनस बी। वो फॉर्मूला जब लगता है जब क्वेश्चन में रिटेंशन रेशियो गिवन होता है, यहाँ ऑटोमेटिकली डीपी रेशियो गिवन था तो डायरेक्टली डीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, अगर आपका जो 1 माइनस बी बेसिकली आपका डीपी रेशियो ही होता है, हम कह रहे हैं 40% डीपी रेशियो, तो ऑटोमेटिकली 1 माइनस 40% 60% आपका रिटेंशन रेशियो हो गया, और 1 माइनस 60% करोगे तो 40% जो आएगा वो आपका ऑटोमेटिकली डीपी रेशियो हो गया। तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली डिविडेंड पे आउट क्या रखा है, तो आप ई को डीपी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिविडेंड पे आउट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में रिटेंशन रेशियो दे रखा है तो आप ई को 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास आएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो डीपी और डी। Thank you so much. I hope there is no doubt to anyone today. Okay, कल की क्लास में we will do the mutual funds. चलिए, let me end the meeting now. We all have covered this particular unit. All of you can leave now.